नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो को देख करके यह जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो गई होगी कि मैं जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर के आपके सामने फ्री ऑनलाइन बैच लेकर आया हूँ। और यह जो बैच है ये संपूर्ण तरीके से सब कुछ यहाँ पर कवर कराया जाएगा। भले ही दिन में 1 2 3 वीडियो मिले, 2 वीडियो मिले, 3 वीडियो, लेकिन आपकी परीक्षा तक हर एक चीज़ यहाँ पर कवर कराने की पूरी मैं कोशिश करूँगा। ठीक है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आज जीएस का यह पार्ट होगा और इसमें जो है खिलजी वंश के बारे में बताया जाएगा। कल जो वीडियो आपके सामने गया था वह वीडियो जो है वह वीडियो जो है सल्तनत काल का पहला वंश जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, गुलाम वंश के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आपके सामने गई थी। तो आज जो है खिलजी वंश के बारे में हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करने वाले हैं। जब यह सल्तनत कालीन पूरा व्यवस्था मतलब कि सल्तनत काल हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव सेशन जाएगा जिसमें आपके 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे। उस क्वेश्चन को देखने के बाद आप पूरी तरीके से सल्तनत काल में एकदम श्योर हो जाएंगे कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं। ठीक है। तो आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आता है दूसरों तक इसे शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है। तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, हम आपको और अधिक अच्छे तरीके से आपका सहयोग कर सकें। चलिए शुरू करते हैं खिलजी वंश। ठीक है। तो आपके सामने मैं बता दूं 1206 से लेकर के 1290 तक जो है गुलाम वंश चला था। उसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत होती है। पिछले वीडियो को अगर आप नहीं देखेंगे तो आप संबंध नहीं बना पाएंगे दोनों से। ठीक है। तो खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक ही केवल चला था, और यह जो है अर्थात केवल और केवल 30 वर्ष तक इनका शासन चला था। तो चलिए बात करते हैं। भारत आने से पूर्व खिलजी अफ़गानिस्तान में हेलमंद नदी के घाटी के प्रदेश में रहती थी। तो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वहाँ पे बता दूंगा। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। अर्थात दिल्ली के सिंहासन पर जब खिलजी वंश बैठ जाते हैं तो जो तुर्क थे गुलाम वंश के, उनकी श्रेष्ठता समाप्त हो जाती है। इसके शासन के साथ ही भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए सबसे पहली बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में। ठीक है। तो ये जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे 1290 से 1296 तक राजा होते हैं। तो जलालुद्दीन जो था वो खिलजी वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन पूछा जाएगा खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। उसने किला खेरी या कूलागढ़ी को अपना राजधानी बनाए थे। तो किलो खेरी, इसे ध्यान रखिएगा, किलो खरी या कूलागढ़ी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। सुल्तान बनने के समय उसकी आयु जो है 70 वर्ष थी। ध्यान रखिएगा बूढ़ा ही था वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। वह हिंदुओं के प्रति उदार तथा सहिष्णुत्व था। उसका मानना था कि भारत की अधिकांश जनता हिंदू है, अतः यहाँ पर सही अर्थों में कोई इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है। अर्थात मोटी मोटा बातें की जाए तो जलालुद्दीन खिलजी जो था वो हिंदुओं के पक्ष में बात करता था। वह जो है हिंदू विरोधी नहीं था। ठीक है। तो हिंदू विरोधी नहीं था। उसका मानना था कि यहाँ की अधिकांश जनता हिंदू है, इस वजह से यहाँ पर इस्लामी राज्य नहीं बनाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके शासनकाल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए थे। वह कौन कौन से विद्रोह थे? पहला विद्रोह था मलिक छज्जू का विद्रोह। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आपको केवल इसे देख लेना है। आगे है ताजुद्दीन कुची का षड्यंत्र। उसके बाद सीदी मैला का षड्यंत्र जिसे फांसी दे दी गई थी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको केवल पढ़ाई कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। अगर क्वेश्चन में कभी मिल जाता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जलालुद्दीन के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण। अलाउद्दीन जो है इसका पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी जो बाद में राजा बनता है, वह जो है देवगिरी पर आक्रमण करता है। दक्षिण भारत का एक राज्य हुआ करता था देवगिरी पर, वह आक्रमण करता है। रामचंद्र देवगिरी का शासक था। जब वह आक्रमण करता है तो रामचंद्र जो है देवगिरी का शासक हुआ करता था। ठीक है। अमीर खुसरो और हसन देहलवी दोनों ही जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमीर खुसरो और हसन देहलवी किसके दरबार में रहते थे? जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर ही, अलाउद्दीन जो कि उसका पुत्र था, उसके इशारे पर ही इख्तियारुद्दीन
नाम था, एक सेवक कोई रहा होगा, उस हुद के द्वारा छल पूर्वक जलालुद्दीन का वध करा दिया गया, अर्थात हत्या करा दी गई। ठीक है, तो हत्या हो गई उसकी। और कराया किसने? तो अलाउद्दीन ने ही कराया था। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि पुत्र पिता का नहीं होता था शासन के लिए, राजा बनने के लिए। आगे है, जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ़ नामक व्यय विभाग की स्थापना की थी। आगे है, जलालुद्दीन खिलजी अपनी पुत्री का विवाह, देखिए इसकी जो जो रणनीति थी मतलब कि विदेशियों की, विदेश मंत्रालय, सही सही बोल दीजिए, तो विदेश मंत्रालय की जो रणनीति थी इसकी बहुत ही अच्छी थी। ये संबंध बनाता था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह जो है चंगेज खां के वंशज उलूग खां के साथ कर दिया था और मंगोलों से मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिया। मंगोल ज़्यादातर आक्रमण करते थे भारतीय राज्यों पर, तो उनसे जो है अपनी पुत्री की शादी करके अच्छे से संबंध बना लिया है। इसके शासनकाल में 4000 मंगोल जो है आकर के नवीन मुसलमान के रूप में दिल्ली के पास जो है मुगलपुर में बस गए थे। आज भी दिल्ली में मुगलपुर में चंगेज के वंशज बसे हुए हैं। ठीक है, वही है चंगेज के वंशज। आगे है अलाउद्दीन खिलजी। अब जब 1296 में उसकी हत्या हो जाती है तो अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसस्प था, जो कि क्वेश्चन आ सकता है, इस वजह से मैंने इसे स्लाइड में स्थान दिया है। आगे है, सुल्तान बनने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी अमीर तुजुक के पद पर था। इसे ध्यान रखिएगा, सुल्तान बनने के पूर्व अलाउद्दीन जो है अमीर तुजुक के पद पर था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है, 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। अलाउद्दीन जब दिल्ली में प्रवेश करता है तो बलबन के लाल महल में, ध्यान रखिएगा, बलबन के द्वारा ही बनाया गया था लाल महल। और ठीक है, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है जाकर के देख लीजिए, मध्यकालीन भारत का गुलाम वंश, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अपना राज्याभिषेक वहीं पर कराया था और दिल्ली का सुल्तान बना और सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, सिकंदर सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? इसने ग्रहण की। इसका साम्राज्य विस्तार जो था, देखिए साम्राज्य विस्तार बहुत ही अच्छा था। अलाउद्दीन खिलजी की आकांक्षाएं साम्राज्यवादी थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य का विस्तृत विस्तार करने की थी, जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों को से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर वार्षिक कर लेकर ही संतुष्ट था। ठीक है, तो जो इंडिया होता है, इंडिया इस तरीके से है, किसी इस तरीके से। ठीक है, तो जो इंडिया है, इंडिया के उत्तर भारत में तो वो अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन दक्षिण भारत को भी अपने राज्य में जोड़ना चाहता था। दक्षिण भारत को किसी राज्य को जीत ले और उसके बाद क्या करे, उससे कर लेना चाहता था, कर लेकर संतुष्ट था, यही इसकी नीति हुआ करती थी। चलिए, इसका जो विजय अभियान है किस तरीके से है उसे भी मोटी मोटा आप देख लीजिए। ठीक है, तो यह जो है उत्तर भारत में पहले गुजरात को जीतता है, फिर रणथंभौर को, फिर चित्तौड़ को, मालवा को, धार को, चंदेरी को, सिवाना को, जालौर को, ये सभी बातें आगे हम करने वाले हैं। दक्षिण भारत में सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण करता है अपने पिता जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही, उसके बाद वारंगल पर, उसके बाद द्वार समुद्र पर, उसके बाद मालाबार पर। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के वर्ष 1303 के चित्तौड़ अभियान के कारण यहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। देखिए, आपने एक फिल्म देखी होगी रानी पद्मावती आपने फिल्म देखा होगा जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। उस पद्मावती फिल्म का भी यही सार हुआ करता था कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था। तो चित्तौड़ पर आक्रमण केवल इसलिए वजह से किया था कि चित्तौड़ का शासक उस समय राणा रतन सिंह हुआ करते थे। उनकी रानी जो थी पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी, तो उसी सुंदर रानी को प्राप्त करने के लिए इसने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और इसका कोई कारण नहीं था चित्तौड़ पर आक्रमण करने का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। आगे है, थोड़ी सी बात मैंने मालिक कफूर के बारे में एकत्रित कर लिया है, जिससे मालिक कफूर के बारे में आपको जानकारी हो जाए। मलिक कफूर क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान 1298 के दौरान मलिक काफूर नामक हिजड़े को 1000 दिनार में ख़रीदा था। तो यह हिजड़ा हुआ करता था, मालिक कफूर जो है हिजड़ा था, इसे जो है अलाउद्दीन ने 1000 दिनार में ख़रीदा था। इसी के कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मालिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायक मलिक कफूर को जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा इसने जो है अपने राजा की तरफ से युद्ध किया था। उसने 1307 में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहाँ के शासक रामचंद्र को हरा दिया था। रामचंद्र देव को हराने वाला कौन था? मलिक कफूर ही था।
इसके बाद कपूर ने तेलंगाना पर आक्रमण किया था। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मालिक कफूर को कोहिनूर का हीरा सौंपा, जिसे मालिक ने अलाउद्दीन को सौंपा था। ठीक है, तो कोहिनूर का हीरा कहाँ से मिला था, क्वेश्चन आ सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। 1307 में जब उसने जो है जब उसने तेलंगाना पर आक्रमण किया तो तेलंगाना के शासक जो प्रताप रुद्रदेव थे उसने आत्मसमर्पण कर दिया और उसने ही कोहिनूर हीरा दिया था। बाद में वही कोहिनूर हीरा इसने अलाउद्दीन को सौंप दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए, अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत को हम समझते हैं। अलाउद्दीन जो है किस तरीके का अपना व्यवहार रखता था, राजा में किस तरीके से विश्वास करता था। तो अलाउद्दीन ने धर्म और धार्मिक वर्ग के शासन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उसने खलीफा से अपने सुल्तान पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। आप खलीफा को समझ रहे होंगे, खलीफा क्या हुआ करते थे उस समय। सऊदी अरबिया, इराक में एक मुस्लिम समुदाय का एक सबसे बड़ा आदमी बैठता था जिसे खलीफा कहा जाता था। वो मुस्लिम सिद्धांतों को, इस्लामिक सिद्धांतों को बनाता था और जिसे जो कह देता था वही उसका पद होता था। ठीक है, तो आप अगर इस्लाम धर्म से, तत्कालीन समय में इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं तो आपका अगर कहीं भी आप राजा बनते हैं तो खलीफा से राजत्व का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक था, तभी आप राजा होते थे। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था। अलाउद्दीन ने खलीफा से कोई सुल्तान का पद नहीं लिया था। इस प्रकार उसने शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया, न ही उलेमा वर्ग की सलाह ली और न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। अलाउद्दीन पूर्णतः निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था कि मैं राजा बना हूँ, अपने दम पर बना हूँ, तो किसी से कोई कि कोई सहयोग लेने की आवश्यकता क्या है, मैं किसी से पूछ करके अपना राज्य विभाग चलाऊंगा। तो यही उसके मन में था। चलिए आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन का मंत्री परिषद, जो कि इम्पोर्टेंट है, आता है कभी कभार। दीवाने वजारत किसे कहा जाता था, वजीर या मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्हें दीवाने वजारत कहा जाता था। शाही आदेशों का पालन करवाने वाले को दीवाने ईसा कहा जाता था। ठीक है, दीवाने इंसा। और दीवाने आरिज कहा जाता था सैन्य मंत्री को। दीवाने आरिज किसे कहा जाता था, सैन्य मंत्री को कहा जाता था। दीवाने रसातल किसे कहा जाता था, विदेश विभाग को कहा जाता था। तो अगर आप लोग इसे स्लाइड के माध्यम से जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। दीवाने रसातल, विदेश विभाग को, रसातल माने विदेश होता ही है। ठीक है, तो दीवाने आरिज मतलब सैन्य मंत्री को कहा जाता था। दीवाने इंसा, शाही आदेशों का पालन करवाना। दीवाने वजारत, वजीर या मुख्यमंत्री को कहा जाता था। बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। चलिए आगे है प्रशासनिक व्यवस्था। इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी, अलाउद्दीन पूर्णतः व्यक्ति की योग्यता पर बल देता था। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जो योग्य है उसे ही अपने प्रशासनिक सेवा में स्थान देता था, बकिया किसी को ऐसे को नहीं स्थान देता था। उसने गुप्तचर विभाग को संगठित किया। इस विभाग का मुख्य अधिकारी वरीद ए मुमलिक हुआ करता था। वरीद ए मुमलिक जो है गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, इस समय जो अपने यहाँ अजीत डोभाल जो मुख्य गुप्तचर विभाग के अधिकारी हैं, अजीत डोभाल जी, NSA है ना, ठीक उसी तरीके से उस समय वरीद ए मुमलिक हुआ करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्व, कर एवं लगान की व्यवस्था। इसके बारे में यहाँ से बहुत ज़्यादा जानकारी है, पूछी जाती है। राजस्व, कर एवं लगान की व्यवस्था, टैक्सेस एंड रेवेन्यू सिस्टम। अलाउद्दीन ने लगान को खराज या पैदावार का 1/2 भाग निर्धारित किया था। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि को नाप कर लगान वसूल करना आरंभ किया था। क्वेश्चन आता है, ऐसा सुल्तान जिसने भूमि को नाप कर जो है लगान लेना शुरू किया था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसके लिए बिस्वा के एक इकाई माना गया था। बिस्वा और बिगहा की शुरुआत इसने ही किया था। वह लगान को गल्ले के रूप में लेना पसंद करता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भूमि नाप कर कर वसूलना किसने प्रारंभ किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। और अलाउद्दीन खिलजी 1/2 भाग लगान लेता था, अर्थात अगर आधा लेता था, इसे आप जानिए। ठीक है, आपके पास 5 किलो चावल उत्पन्न होता है तो 2.5 किलो चावल राजा ले लेगा, 2.5 किलो आपको मिल जाएगा। समझ में आया। अलाउद्दीन ने 2 नए कर लगाए, मकान पर घरई और चराई पर चरई। ठीक है, तो मकानों पर भी उसने कर लगाया था जिसे घरई कहा जाता था, और पशुओं को चराने के लिए आप लेके जाते हैं, उसके ही राज्य में लेकर जाएंगे तो उसे कर देना पड़ेगा, उसका नाम था चरई। ठीक है, चलिए आगे है, अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक अहम विभाग दीवाने मुस्त खराज की स्थापित किया था।
क्वेश्चन आ सकता है दीवानी मुस्तखराज को स्थापित किसने किया था, तो उसने ही स्थापित किया था। आगे है खालसा भूमि। खालसा भूमि किसे कहा जाता था, सुल्तान की भूमि को, राजा की जो भूमि, अर्थात जिस राज्य में मैं किसी राज्य का राजा हूँ तो वह उस राज्य की संपूर्ण भूमि हमारी है, तो उसे जो है खालसा भूमि कहा जाता था। इस भूमि के तहत लगान राज्य द्वारा वसूला जाता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसकी सैनिक व्यवस्था क्या थी। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सैनिक व्यवस्था से। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी थी जिसे नगद वेतन देता था। क्वेश्चन आता है नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था दिल्ली का, तो वह तो है अलाउद्दीन खिलजी था। ऐसा करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नगद वेतन देने वाला, सैनिकों को नगद वेतन देने वाला कौन था, तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। केंद्र के अनुभवी सेना नायकों को कोतवाल कहा जाता था। उसी समय से कोतवाल शब्द शुरू हुआ था। आज भी कोतवाल साहब होते हैं आपकी प्रशासनिक व्यवस्था में। ठीक है, तो केंद्र के अनुभवी सेना नायकों को कोतवाल साहब कहा जाता था। ठीक है, सेना की इकाइयों का विभाजन 1000, 100 और 10 पर आधारित था, जो खानों, मालिकों और अमीरों और सिपह सलारों के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिए। 10,000 की टुकड़ियों को तुमन कहा जाता था। इसे ध्यान रखिएगा, 10,000 की टुकड़ी को क्या कहा जाता था, तुमन कहा जाता था। ठीक है, आगे है अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की नवीन प्रथा चलाई थी। सैनिकों का हुलिया लिखने का मतलब क्या है, सैनिकों का हुलिया लिखने का मतलब ये है कि उसने जो है, एक मिनट, उसने जो है सैनिकों को किस तरीके से, किस तरीके के उनका चेहरा है, किस तरीके से वो बोलते हैं, उसे लिखवाता था। और उसके बाद घोड़ों को दागने की एक नवीन प्रथा उसने चलाई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बाजार व्यवस्था। यहाँ से भी उसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसकी जो बाजार व्यवस्था थी, उसकी जो बाजार व्यवस्था थी, सैनिकों को एक निश्चित वेतन पर अपनी आजीविका चला सकें, उद्देश्य से उसने सभी वस्तुओं को मूल्य निश्चित कर दिया था। इसे बाजार नियंत्रण प्रणाली के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो उसके यहाँ जो है सभी इस मतलब कि एक अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं चल रही थी उसके शासनकाल में। अलाउद्दीन ने प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार निश्चित किए। गले के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय आदिल, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा गुलाम, मवेशी बाजार, युवा सामान्य बाजार, इस तरीके से उसने बाज़ारों को बांटा था। आगे है सभी व्यापारियों को सनाए मंडी के दफ्तर में अपने को पंजीकृत कराना पड़ता था। ठीक है, तो मंडी के दफ्तर में सभी को पंजीकृत कराना पड़ता था और केवल पंजीकृत व्यापारी ही किसानों से गल्ला खरीद सकते थे। ध्यान रखिएगा, उस समय बहुत ही अच्छी व्यवस्था चला रहा था वो। सट्टेबाजी, चोर बाजारी, कानून को भंग करने के कठोर दंड मिलता था। बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थाएं चल रही थी उस समय। ठीक है, आगे है अन्य तथ्य क्या है अलाउद्दीन के बारे में, तो अलाउद्दीन के बारे में कुछ अन्य तथ्य है। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाज़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कुश के सीरी इसे कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा को कुश के सीरी कहा जाता है। सीरी नामक शहर, हौजे अलाई, तालाब तथा 1000 खंभा महल बनवाया था। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अलाई दरवाज़ा है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। उसके बाद है उसने डाक व्यवस्था लागू की थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है डाक व्यवस्था किसने लागू की थी, तो डाक व्यवस्था लागू किया था, डाक व्यवस्था किसने लागू किया था, तो डाक व्यवस्था इसी ने लागू किया था। ठीक है, उसका अंतिम अधिनियम परवाना नवीस, परमिट देने वाला अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। अर्थात उसका जो अंतिम काम था वह काम उसका था कि परवाना नवीस की नियुक्ति करना। अर्थात किसी वस्तु को आप बेचना चाहते हैं या कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसके लिए परमिट लेना आवश्यक है, मतलब मान्यता लेना आवश्यक है। ठीक है, तो उस मान्यता देने वाले अधिकारी को कहा जाता था परवाना नवीस। उसका अंतिम यह नियम था, अधिनियम हुआ करता था। ठीक है, अंतिम कानून मान लीजिए। अलाउद्दीन ने खम्स, युद्ध की लूट का हिस्सा, 4/5 भाग पर राज्य का नियंत्रण, 1/5 भाग पर सैनिकों का नियंत्रण कर दिया। अर्थात जब युद्ध होते थे, युद्ध में लूटपाट होता था, तो लूटपाट में 4/5 भाग तो राज्य को मिल जाता था। ठीक है, मतलब राजा को मिल जाता था, लेकिन 1/5 भाग सैनिकों को दे देता था। इससे बहुत ही ज़्यादा सैनिक उत्साहित होकर लड़ाई करते थे। ठीक है, तो उसकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, बाजार नियंत्रण हो, सब कुछ हो, उसकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम राशन प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। आज जो राशन बंटते हैं ना, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। गरीबों को राशन बांटना, तेल देना, सब कुछ वहाँ से शुरू हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और हसन दहलवी निवास करते थे। अर्थात
यह जो है इसके पिता जलालुद्दीन के दरबार में भी रहते थे और इसके दरबार में भी रहते थे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। मोटी मोटा जितनी जानकारी मैंने दिया है, अगर एक दो बार आप इसे वीडियो को देख लेते हैं तो इससे ज़्यादा जानकारी आपकी दिल्ली पुलिस में नहीं आने वाली है। तो दिल्ली पुलिस में इतने से ही क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर के 1320 तक के राजा होते हैं। इनके बारे में कुछ जानकारी है। इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था, ध्यान रखिएगा। ये खलीफा से इसका कोई मतलब नहीं था, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, और इसके बारे में एक जो गलत चीज़ें है, वह नग्न स्त्री पुरुष को संगत पसंद करता था। उसके साथ जो स्त्री होती थी, जो पुरुष होते थे, उन्हें जो है वह निर्वस्त्र रखता था कि आपको शरीर पर, बदन पर कपड़े नहीं रखने हैं। ठीक है, तो यह जो है काफ़ी गलत इसकी पसंद थी। जो भी हो, पढ़ना है आपको बस। आगे है मुबारक शाह के बाद नसरुद्दीन खुसरव शाह। इनका नाम भी बड़ा अजीब होता है। नसरुद्दीन खुसरव शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक शासक बना। वह प्रथम भारतीय मुसलमान था जो हिंदू से मुसलमान बना था। ठीक है, जो दिल्ली का शासक बना। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है। मुबारक शाह के बाद जो है नसरुद्दीन खुसर शाह राजा बनता है, जो थोड़े कम दिनों के लिए ही राजा बनता था, लेकिन वह प्रथम भारतीय मुसलमान था। इस समय जो भारत में मुसलमान हैं वो कहीं ना कहीं, मैं जिस तरीके से आप इतिहास में पढ़ाऊँगा आपको, तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि जो मुसलमान हैं, लगभग मुसलमान ऐसे हैं जो भारतीय मुसलमान हैं। भारतीय मुसलमान का मतलब क्या होता है? भारतीय मुसलमान का मतलब ये है वो कभी न कभी हिंदू थे और बाद में किसी दबाव या किसी कारण वो जो है मुसलमान बन गए थे। ठीक है, तो खिलजी वंश के बारे में महत्वपूर्ण इतनी ही जानकारी थी जो मैंने आपके सामने दिया है। खिलजी वंश यहीं पर पूरा समाप्त होता है। खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप उसे ध्यान रखिएगा। खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन के बारे में आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा वीडियो, जिससे आपको संपूर्ण कुछ जानकारी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जो ये काम करता हूँ मेरा शौक़ है। मैं अपने शौक़ के रूप में करता हूँ। मैं किसी लालच में नहीं करता हूँ, मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल और केवल अपने शौक़ के रूप में करता हूँ। ठीक है, तो आप करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है करिए, नहीं लगता कोई बात नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद आप। ठीक है, धन्यवाद आपका।